हेलो दोस्तों, वेलकम। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम एक प्रोग्राम बनाएँगे टू प्रिंट मल्टिप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर इनपुट बाय द यूज़र। यानी कि हम जो यूज़र है, जो प्रोग्राम को चलाएगा, हम उससे क्या लेंगे, एक नंबर इनपुट लेंगे और हम उसको टेबल प्रिंट करेंगे। टेबल प्रिंट करेंगे इन द सेंस हम जो बेसिक टेबल मैथ्स में पढ़ते हैं, 1 से लेके 10 तक का ही बनाया जाता है वो। जो भी नंबर का टेबल बनाना है वो 1 से लेकर के 10 तक ही बनता है, तो हम भी बेसिक 1 से 10 तक ही बनाएँगे। क्योंकि टेबल तो इनफाइनाइट जा सकता है, आप कितने से भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो बेसिक हम 10 तक का ही बनाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ किया है और यहाँ पे एक नई फाइल बना ली है मल्टिप्लिकेशन टेबल फाइंडर डॉट सी नाम से। और यहाँ पे कमेंटेड फॉर्म में हमने हेडिंग दे दी है प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टिप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर इनपुट बाय यूज़र। ठीक है, ये कमेंटेड फॉर्म में है तो ये रन नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये प्रोग्राम बनाने के लिए आपको पहले ये सोचना है, एकदम बेसिक अगर आप सोचें तो आपको यूज़र से एक नंबर पूछना है, उससे इनपुट लेना है नंबर। तो अगर आपको यूज़र से नंबर इनपुट लेना है, तो सबसे पहले यूज़र को ये डिस्प्ले करना होगा कि आपको एक नंबर इनपुट चाहिए। उसको बताना तो होगा ना कि भई हमको एक नंबर इनपुट चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए जो है हम यूज़ करते हैं प्रिंटफ फंक्शन, जो कि आपको कैसे यूज़ करना है, आपको डालना है हैशटैग include stdio.h। ये क्या है stdio.h, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है? मतलब एक प्री प्रोसेस मतलब एक लाइब्रेरी है बिल्ट इन, आप ऐसे कह सकते हैं सी लैंग्वेज की। इसके कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जिसके हमको 2 फंक्शंस काम आने वाले हैं। एक है प्रिंटफ फंक्शन और एक है स्कैनफ फंक्शन। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, आपको पहले यूज़र से इनपुट लेना है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि मुझे इनपुट दो, तो आप वहाँ पे लिख के देंगे प्लीज़ एंटर द नंबर, या नंबर एंटर करिए, ऐसा आप इंग्लिश में लिखेंगे वहाँ पे। तो आपको वो लिखने के लिए, उसको डिस्प्ले कराने के लिए स्क्रीन पे प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करना है। और वो प्रिंटफ फंक्शन सिंस stdio.h लाइब्रेरी का एक फंक्शन है, तो उसको आपको प्रोग्राम में कनेक्ट करना होगा। और उसको कनेक्ट करने के लिए आपको इसका यूज़ करना होता है हैशटैग include। ठीक है, हैशटैग include, और उसके बाद आपको वो पर्टिकुलर लाइब्रेरी का नेम डालना होता है, लाइब्रेरी या मॉड्यूल का। ठीक है, तो ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है हैशटैग include, उसकी मदद से हमने stdio.h को प्रोग्राम में कनेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे एक फंक्शन की बॉडी डिफाइन करनी है, जो मेन फंक्शन होगा प्रोग्राम का, और उसको मेन नाम से ही आप डिफाइन करेंगे। जो मेन फंक्शन होता है आपको वो यहाँ पे डिफाइन करना है, और ये फंक्शन कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट्स के बाद एक इंडेंट दे देना है, जिससे थोड़ा अच्छा लुक में आएगा। देन आपको सी में एक रूल होता है, आप जो भी वेरिएबल यूज़ करेंगे प्रोग्राम बनाने के लिए, वेरिएबल वो ऐसी ऐसे सिंबल्स या ऐसे लेटर्स जिनमें आप वैल्यू स्टोर कराएँगे, या उनके थ्रू आप कोई कैलकुलेशन करवाने वाले हैं। हम यहाँ पे टेबल प्रिंट कराएँगे, तो जैसे 5 का टेबल है, तो 5 वन ज़ा 5 होता है, तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो लाने के लिए एक वैल्यू 5 होगी जो एक वेरिएबल में स्टोर होगी, और एक वैल्यू 1 होगी जो एक वेरिएबल में स्टोर होगी। दोनों का मल्टीप्लाई करके आप आंसर देंगे। तो एक तो नंबर हम इनपुट लेंगे यूज़र से, तो हमको वो स्टोर कराना है। अब हम पॉइंट वाली वैल्यूज़ तो लेंगे नहीं कि 5.66 या 5 पॉइंट इस टाइप से कुछ आपके पास इनपुट आ रहा है, तो वो लेंगे नहीं। हम लेंगे इंटीजर टाइप की, ठीक है? जो डायरेक्ट वैल्यूज़ है, जैसे 5 हो गया, 78 ले लीजिए, या कुछ भी ऐसी वैल्यू जिसमें डेसिमल ना आए, ठीक है? तो उन्हें कहते हैं इंटीजर्स। तो हम वेरिएबल जो हमको यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे सी लैंग्वेज में यूज़ करने के पहले, तो वो वेरिएबल का आपको टाइप बताना है, और वेरिएबल क्या है उसका नाम स्पेसिफाई करना है। तो वेरिएबल का टाइप क्या है, इंटीजर है। और वेरिएबल, मान लीजिए नंबर हम इनपुट लेने यूज़ होता है, हम उसको एन ही दे देते हैं, ठीक है? अब आपको मैंने जैसे कि बताया, आप वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, इस टाइप से करेंगे, 5 टू ज़ा 15। तो हर बार ये नंबर n एक तो कांस्टेंट ही रहेगा जो आप यूज़र से लेंगे, जिसका आपको टेबल बनाना है 5, लेकिन उसका जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो वैल्यू हर बार चेंज हो रही है। वो आपको कहाँ से कहाँ तक चेंज करनी है, 1 से शुरू करके 10 तक। तो अब वो कैसे अचीव करेंगे आप? वो वैल्यू हर बार एक ही वेरिएबल में चेंज करते जानी है, और उसको n से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो वो करने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल और डिफाइन करेंगे i, ठीक है? हम i नाम दे देते हैं, सिंपली आप कुछ भी दे सकते हैं। ये जो है मैंने सेंटेंस टर्मिनेटर लगाया है। मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, जिसको बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं आती वो भी ये देख के कर सकता है। ठीक है, सेंटेंस टर्मिनेटर है जो ये बताता है कि ये सेंटेंस पूरा हो गया, ठीक है? स्टेटमेंट टर्मिनेटर आप कह सकते हैं। तो क्या, तो ये वेरिएबल्स हमारे 2 डिफाइन हो गए, आई और एन, जो कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं। तो आई हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम इसको एक लूप काउंटर की तरह यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया कि आपको 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज़ से गिवन इनपुट नंबर का मल्टीप्लाई करके टेबल बनाना है। तो अब हर बार आपको वैल्यू एक-एक बढ़ाते जानी है, 1 के बाद 2, 3, 4 इस टाइप से बढ़ाना है, और एक रेंज ऑफ वैल्यू सुटेबल की 10 आ गया, उसके बाद आपको रुक जाना है। तो वो आप कैसे करेंगे? तो आप वो करेंगे, काउंटिंग लूप का यूज़ करेंगे, जिसे हम कहते हैं फॉर लूप, ठीक है? तो फॉर लूप में क्या होता है, देखिए फॉर लूप का एक बेसिक फॉर्मेट यहाँ पे आ गया, मैंने जैसे एंटर दबाया। तो फॉर लूप में आपको यहाँ पे देना होता है, सिंपली हटा देता हूँ मैं। फॉर लूप में आपको यहाँ पे 3 कंडीशंस स्पेसिफाई करनी होती है। पहली एक होगी, आपको वेरिएबल जो आप जिस जो लूप काउंटर आपने डिफाइन किया आई, उसकी आपको इनिशियल वैल्यू डिफाइन करनी है। तो इनिशियल वैल्यू हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको 1 से लेके 10 तक चलाना है, तो हम यहाँ पे 1 डालेंगे, ठीक है? ये जो यहाँ पे पहले से डला हुआ है, ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, जो कि ये सी लैंग्वेज में डली हुई है। फॉर की एक बेसिक डेफिनेशन में ऑलरेडी डली हुई है। आप जब भी एंटर दबाएँगे फॉर के साथ, तो ये ऑलरेडी ये भरी हुई आएगी। इसको आप चेंज कर देंगे, तो ये आपके लिए टाइप करने की मेहनत बच जाती है इसमें, ठीक है? तो थोड़ा-सा, तो देखिए दोस्तों, अब मैंने आपको बताया 1 से 10 तक चलाना है, तो यहाँ पे 3 कंडीशन स्पेसिफाई करनी है। पहली, जो इनिशियल वैल्यू आप लूप काउंटर की डिफाइन कर रहे हो, जो वेरिएबल है जिसमें आप वैल्यू चेंज करा रहे हो, उसकी एक इनिशियल वैल्यू देनी है। देन हर बार जो है उसका चेक लगेगा।
अब जैसे इनिशियल वैल्यू दे दी, अब नेक्स्ट टाइम दोबारा से ये लूप जब तक एग्जीक्यूट होगा, एक कंडीशन आपको देनी है कि कब तक एग्जीक्यूट होगा। आपने बताया जैसे कि 10 तक के ही वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है आपको गिवन नंबर का टेबल बनाने के लिए। हम 5 11 से तो निकालेंगे नहीं, हम 5 10 तक ही जाएंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे कंडीशन देनी होगी, तो यहाँ पे आपको कंडीशन देनी होती है जो कि चेक होगी हर बार एक लूप एग्जीक्यूट होने के बाद ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा, उसके आगे वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने दिया है i इक्वल टू 1 और इसके बाद सेमीकोलन लगाना होता है। देन आपने लिखा है i इज लेस देन इक्वल टू 10। तो i इक्वल टू 1 एक इनिशियल वैल्यू हमने i को दे दी और i की वैल्यू, ये कंडीशन दी है कि i की वैल्यू जैसे ही जब तक 10 से छोटी है या बड़ी है, या लेस देन का सिंबल है, तो i की वैल्यू जब तक 10 से छोटी है या 10 के इक्वल है तब तक ही आपको प्रोग्राम चलाना है। जैसे ही i की वैल्यू 11 होगी, 10 से जैसे ही बड़ी होगी, प्रोग्राम वहाँ पे बंद हो जाएगा। और वो कब बड़ी होगी, और तीसरी जो वैल्यू मैंने आपको बताई, 3 चीज़ें स्पेसिफाई करनी है, इनिशियल वैल्यू, कंडीशन और तीसरी इटरेटर, यानी कि आपको यहाँ पे हर बार एक वैल्यू को बढ़ाते जाना है। आई ये क्या करेगा, हर बार एक बार लूप एग्जीक्यूट तो आई की वैल्यू +1 हो जाएगी। आई प्लस प्लस का मतलब सिंपली आप कह सकते हैं आई इक्वल टू आई प्लस 1। आई की जो पुरानी वैल्यू है उसमें +1 कर देगा और वो आई की नई वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। आई वेरिएबल में जो पुरानी वैल्यू स्टोर है उसमें 1 ऐड होगा और फिर से एक नई रिफ्रेश वैल्यू के फॉर्म में आई वेरिएबल में ही स्टोर हो जाएगी। तो उसको शॉर्ट में आप लिखते हैं आई प्लस प्लस, ठीक है। तो जो 3 कंडीशन आपको स्पेसिफाई करनी है फॉर लूप के अंदर, ये ब्रैकेट्स के अंदर होगी पहली बात तो, और दूसरी बात ये तीनों कंडीशन को ये सेमीकोलन से आपको, जो कि सेंटेंस टर्मिनेटर होते हैं, उनसे आपको सेपरेट करना है। ये नहीं लगाएंगे, इसकी जगह कई बार लोग क्या गलती कर देते हैं, देखिए मैं बताता हूँ, उसकी जगह लोग सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये एरर दिखाएगा आपको यहाँ पे, वो आप कोलन लगा देते हैं, सेमीकोलन आप इसे कहते हैं ना, तो आप कोलन लगा देते हैं लोग कई बार वो वाला, तो वो गलत हो जाता है। तो ये सेमीकोलन आपको लगाना है ये वाला, ठीक है, सेंटेंस टर्मिनेटर का काम करता है। और ये जो कमेंटेड फॉर्म में देखिए यहाँ पे फॉर्मेट आ जाता है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमको लेना है और यहाँ पे आपको कोड स्पेसिफाई करना है इंडेंट देके, ठीक है। ये ऑटोमेटिक आ जाता है अगर आप वीएस कोड का यूज़ कर रहे हैं तो। टर्बो सी यूज़ करेंगे तो वो खुद आज के समय में आउटडेटेड हो गया है, तो टर्बो सी में आपको सब कुछ टाइप करना पड़ता है, वहाँ पे कुछ भी ऑटोमेशन नहीं होता है, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक जब भी आपकी वैल्यू होगी तो आपको क्या करना है, टेबल प्रिंट करना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक और वेरिएबल एन डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे सबसे पहले प्रिंट एफ, ठीक है। तो प्रिंट एफ के थ्रू आप आउटपुट दिखाते हैं, मैंने आपको बताया कि स्क्रीन पे आउटपुट देना हो तो प्रिंट एफ के जरिए देंगे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया, हमने काउंटर लूप एक ले लिया है, मतलब एक फॉर लूप स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन अभी तक हमने यूजर से इनपुट लिया ही नहीं है। आपको यूजर से इनपुट लेना है और वेरिएबल में स्टोर कराना है, जो कि हम एन वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। तो उसके लिए हमको पहले उसको दिखाना होगा कि भाई एंटर करो। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डालेंगे प्रिंट एफ और यहाँ पे आपको डबल कोट्स में करना होता है। ये जो येलो कलर में डबल कोट्स में जो स्पेसिफाई होगा वो सीधे स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। तो हम यहाँ पे डालेंगे प्लीज एंटर अ नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर एक नंबर डाल देगा, यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगाना है। देन स्कैनएफ फंक्शन जैसे कि मैंने बताया था, इसका भी आपको यूज करना है। स्कैनएफ का काम क्या है, ये वैल्यू स्टोर कराता है, ठीक है। तो %d, एम्परसेंड n, ठीक है। तो क्या है, प्रिंटफ में जो येलो कलर में लिखा हुआ है ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, प्लीज एंटर अ नंबर, वहाँ पे उसको वैल्यू डालने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे वो कीबोर्ड से कुछ भी वैल्यू डाल के एंटर जैसे ही दबाएगा तो वैसे ही वो वैल्यू कहाँ जाएगी, वो स्कैनएफ फंक्शन उसको एग्जीक्यूट करेगा। वो वैल्यू जो है %d, देखिए स्कैनर में आपको 2 चीज़ें बतानी होती है। एक तो वो वेरिएबल जिसमें आपको वैल्यू स्टोर करानी है, वो एम्परसेंड यानी कि जो सिंपली एंड सिंबल आप कहते हैं। इसके बाद जो लिखा जाता है ना, उस वेरिएबल में स्कैनर वैल्यू स्टोर कराता है जो इनपुट यूज़र डालना है। और वो वैल्यू किस टाइप की होगी, वो मैंने जैसे बताया इंटीजर टाइप में चल रहा है, तो इंटीजर के लिए होता है कोड %d, %d। कैरेक्टर टाइप की होगी, जैसे कोई सिंबल टाइप करा रहे हैं आप, तो वहाँ पे %c लिखना है। फ्लोटिंग पॉइंट अगर ये पॉइंट में वैल्यू होती है ना, तो %f लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इंटीजर में ले रहे हैं तो हमको यहाँ पे लिखना है %d। देन अब आपके पास वैल्यू आ गई एन वेरिएबल में। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्रिंट कराएँगे टेबल। तो अब हमको यहाँ पे जब भी आप प्रिंटफ के थ्रू आउटपुट दे रहे हो ना यूज़र को कुछ निकाल के, तो आपको वहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग देना होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे दे दिया %d और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हमको डिस्प्ले कराना है। ये देखिए जो येलो कलर में, ये कोड्स नहीं, बट ये जो कोड्स के अंदर जो येलो कलर का होगा ना, वो दिखेगा और ये %d की जगह यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। प्रिंटफ में जब आप %d लिखते हैं तो इसकी जगह हम वैल्यू डलवा देंगे। किसकी, जो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो %d, क्योंकि देखिए आप टेबल प्रिंट कैसे कराएँगे, 5 × 1 = 5। तो यहाँ पे आप चाहेंगे कि 5 प्रिंट हो, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन, या तो आप ऐसा स्टार वाला इंटू बना दें या क्रॉस बना दीजिए, जो आप सिंपली यूज़ करते हैं नॉर्मली मैथ्स में। कुछ भी बना दीजिए तो ये डिस्प्ले होगा ऐसा का ऐसा। देन यहाँ पे एक और नंबर आपको प्रिंट कराना है, जो कि होगा %d, फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे और देन आप इक्वल टू का साइन प्रिंट कराते हैं, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए इक्वल टू और यहाँ पे आप डालेंगे आउटपुट 5 × 5 तो यहाँ पे आपको फिर से आउटपुट डिस्प्ले करना है। देन हम लेंगे न्यू लाइन कैरेक्टर। अब क्या है कि आपको लाइन, ये क्या है, न्यू लाइन कैरेक्टर न्यू लाइन ऐड कर देता है। ये तो एक बार की बात हुई कि 5 × 1 = 5। देन नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो 5 × 2 = 10 होगा। लेकिन वो क्या करेगा, वो अगर आप ये नहीं लगाएंगे न्यू लाइन कैरेक्टर ये /n, ये नहीं लगाएंगे तो वो साथ में इसके बाजू में प्रिंट कर देगा। क्या वो अच्छा लगेगा, वो नहीं अच्छा लगेगा। आप जैसे कॉपी में भी टेबल लिखते हैं तो एक के नीचे एक लिखते हैं ना, तो वैसे ही हम प्रिंट कराना चाहेंगे, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना चाहेंगे, तो इसलिए हमने न्यू लाइन कैरेक्टर लिखा है जो एक न्यू लाइन ऐड कर देता है, यानी कि इसके बाद नेक्स्ट लाइन में इसके नीचे प्रिंट होगा स्क्रीन पे, ठीक है। देन इसके बाद ये हो गया,
यहाँ पे आपका वो नंबर आएगा, इनटू किससे हो रहा है वो, उसका आउटपुट क्या आ रहा है। देन वो तीनों चीज़ें क्या है वो आपको बाहर स्पेसिफाई करनी है। 3% दी है ना, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, मतलब 3 वैल्यूज़ आपको लिखनी पड़ेगी जो इनकी जगह आएगी। तो वो वेरिएबल होंगे, पहला नंबर कोड 5, आप जैसे कि 5 का टेबल प्रिंट कराया, तो 5 तो यूज़र ने आपको इनपुट दिया है ना, तो वो आपके पास टाइम है n वेरिएबल में। तो n आपको हर बार यहाँ पे आएगा, वो जो भी हो, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो वो n हमको यहाँ पे डिस्प्ले कराना होगा, पहला ये सीक्वेंस में लिखना होगा आपको n पहला। देन आपको क्या चाहिए i, सेकंड की जगह क्या आएगा, ये जो 5 इंटू 1, तो ये 1 की वैल्यू इनिशियली 1 है। देन नेक्स्ट टाइम यहाँ पे 2 हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि i की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी नेक्स्ट टाइम, 4 हो जाएगी, तो ये आपका टेबल प्रिंट होता जाएगा। देन इक्वल टू का साइन वैसा का वैसा प्रिंट होगा, ये जो येलो कलर में, इसमें तो कोई छेड़खानी होगी ही नहीं। देन जो नेक्स्ट परसेंट दी है, इसकी जगह आपको आउटपुट दिखाना है, तो फिर से कॉमा लगाइए और यहाँ पे सिंपली n इंटू आई लिख दीजिए, बाहर सेमीकोलन लगा दीजिए, सेंटेंस टर्मिनेट हो जाएगा। तो n की वैल्यू होगी, i की वैल्यू होगी, नंबर होगा, और वो पर्टिकुलर इटरेटर लूप काउंटर होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको टेबल की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे 5 इंटू 1, तो 5 वैल्यू चाहिए, तो ये क्या करेगा कि आपको 5 वैल्यू बना के देना है, और ये वैल्यू कहाँ जाएगी, वो ये परसेंट डी की जगह पे आएगी। देन न्यूलाइन कैरेक्टर में नेक्स्ट टाइम, तो ये आपने पूरा एक लूप में एग्जीक्यूट किया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तो हमने प्रिंट करा दिया, हमको यही करना था बेसिकली। अब हमको क्या करना है, अब हमको लूप के बाहर जाना है और हमको लिख देना है रिटर्न 0, ठीक है, और सेमीकोलन लगा देना, तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए लिखा है रिटर्न 0, क्योंकि हम यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू देखिए, यहाँ पे मेन फंक्शन के बाजू में मैंने इंट लिखा है, इंट का मतलब मैंने आपको बताया था इंटीजर टाइप में वैल्यूज दे रहे हैं हम, ठीक है। तो मेन फंक्शन कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा यहाँ पे, मेन फंक्शन जो फाइनल वैल्यू रिटर्न करेगा वो करेगा 0 वैल्यू। वो 0 वैल्यू कब रिटर्न करेगा, मतलब रिटर्न नहीं करेगा ऐसा आपको दिखेगा नहीं कि आंसर 0 है, बट वो एक चेक के लिए होता है हमारे लिए कि अगर वैल्यू रिटर्न 0 हो रही है, मतलब फंक्शन आपका सही से एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोग्राम रन हो रहा है। लेकिन अगर वैल्यू रिटर्न में आउटपुट में 1 आ रही है, तो प्रोग्राम सही से रन नहीं हुआ, उसमें कुछ एरर आता है, ठीक है। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू तो 0 और 1 दोनों इंटीजर्स होते हैं, तो इसलिए हमें इंट दिया है हमने, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम हो गया, हमने वेरिएबल में इनपुट ले लिया, n वेरिएबल में हमने क्या बोला, प्लीज एंटर नंबर, उसने इनपुट दे दिया। देन फॉर लूप के थ्रू हमने 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज में उसको दे दी और हर बार एक एक वैल्यू बढ़ाने के लिए हमने ले लिया। देन हमने सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करके और प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन की मदद से प्रोग्राम बना दिया। अब जो है ना दोस्तों, मैं आपको इसको रन करके बताता हूँ। तो देखिए, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। जैसे मैंने 5 का ही बताया, तो 5 का टेबल सबसे पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्लीज एंटर नंबर, तो मैंने 5 डाला, देन मैं एंटर दबाता हूँ, तो ये देखिए क्या टेबल प्रिंट हो गया 5 का, ठीक है। 5 इन 5 ये पूरा वैसा का वैसा टेबल आपका प्रिंट हो गया। आप इसका किसी का भी टेबल प्रिंट कर सकते हैं। मैं फिर से रन करता हूँ, मैंने डाल दिया 7 का टेबल, तो देखिए ये 7 का टेबल यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर से मैं चला देता हूँ, मैंने 10 का टेबल डाल दिया, तो 10 का टेबल प्रिंट हो गया। अब आप इससे इसका फ़ायदा पता है क्या होता है, प्रोग्रामिंग का फ़ायदा यही होता है। आप ऐसी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो जिसमें ह्यूमन एफर्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो आप कंप्यूटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सोचिए, अगर आप छोटी क्लास में होते हैं, आपको एक टेबल याद करना है, आप कॉपी में लिख रहे हैं, आपको उसका टेबल बनाना है, तो आप एक-एक वैल्यू को उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका टेबल बनाएँगे, उसको कॉपी में लिखेंगे, फिर याद करेंगे। हमने यहाँ पे सीधे किसी भी वैल्यू का टेबल सीधे विदिन सेकंड्स प्रिंट कर सकते हैं, सेकंड्स के भी माइक्रो सेकंड्स में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू, जैसे 45 का टेबल मुझे चाहिए, मैंने 45 डाला तो मुझे 45 का टेबल मिल गया, ठीक है। तो हमारे प्रोग्राम का फ़ायदा यही है, हम मल्टीपल टाइम्स उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है मैंने एकदम बेसिक से समझाया, यही प्रोग्राम मैं चाहता ना, तो आपको सिर्फ 2 मिनट में समझा सकता था सीधे प्रोग्राम, मतलब सिर्फ फंक्शन बताता और ये आपको बता देता कि मैंने एल्गोरिथम क्या यूज़ किया है। पर आपको, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि ये फंक्शन कैसे काम करते हैं, तो वो बेसिक सीखने यहाँ पे आते हैं यूट्यूब पे, तो मैंने एकदम बेसिक से सिखाया है। तो दोस्तों प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।